हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, डेट है आज की 13 नवंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आई एम श्योर आप सभी ने दिवाली को बहुत ही अच्छे तरह से सेलिब्रेट किया होगा अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां पर भी आप थे, राइट। अब दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर ना मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर पिछले 6-7 दिन या 4-5 दिन से हम अपनी ना पढ़ाई को उतना तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाए और काफ़ी वो डर गए हैं इस वजह से। देखो, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ ये कॉमन चीज़ है, ये सबके साथ होती है कि फैमिली के साथ जब होते हैं या दिवाली के टाइम जब होते हैं तब कहीं ना कहीं पढ़ाई थोड़ी सी हमारी कम हो जाती है। तो इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत ये है कि धीरे धीरे हम वापस से अपनी पढ़ाई को रिज्यूम करें। जो कंसिस्टेंसी हमारी पहले चली आ रही थी उसी कंसिस्टेंसी को हम वापस से रिज्यूम करें, ताकि पढ़ाई को हम और भी अच्छी तरह से वापस पर लेकर आ पाएँ। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि सर हमारा कुछ बैकलॉग रह चुका है, कुछ दिन हमने वीडियोस नहीं देखी या फिर हमने पढ़ाई कम करी है। कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है? आने वाले दिनों के अंदर आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा-सा आप अच्छे से पढ़ के उस बैकलॉग का भी आप क्लियर कीजिए। आई एम श्योर इसमें ना देखो, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप घबराने लग जाओगे, यार मेरा तो सिलेबस छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया, तब तो देखो बहुत मुश्किल हो जाएगी, राइट? तो कोशिश करो अपने बैकलॉग्स को कवर करने की एंड आने वाले टाइम के अंदर अपनी तैयारी को और अच्छी तरह से जारी रखने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक डाउट आपके दिमाग में होगा, सर आज तो न्यूज़पेपर आया नहीं। पर देखो, बिल्कुल ठीक बात है, न्यूज़पेपर नहीं आया जो फिजिकल कॉपी होती है, बट कहीं ना कहीं इसके जो डिजिटल एडिशंस होते हैं, जो डिजिटल न्यूज़ होती हैं वो बहुत सारी हैं। एंड साथ ही साथ वीकेंड की कुछ न्यूज़ थी, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला टॉपिक है, दैट इज बेन गुरियन कनाल। अब पहले तो ना आप यहाँ पे स्विस कैनाल के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखो, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी स्विस कैनाल, राइट। अब ये जो सुएज कनाल की अगर मैं बात करता हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते होंगे ये आपका रेड सी रहा यहाँ पे, ये आपका गल्फ ऑफ सुएज हो गया। अब एक्चुअल में अगर आप आगे तक इसको कंटिन्यू करोगे तो आप देखोगे कि आप ना आगे जाते जाते आप एशिया के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बेसिकली जो आपका अरेबियन ओशन है, और यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी है। तो एक्चुअल में बात पता क्या है, बात है कि अगर आपने लेट से यूरोप, यहाँ पे यूरोप आ जाएगा ऊपर वाली साइड, और यहाँ से यूरोप से आपने कोई सामान भेजना है, तो एक्चुअल में ना सुएज कनाल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उस चीज़ के अंदर। तो सुएज कनाल से आपका मेडिटेरियन सी हो गया, आपका रेड सी हो गया, ये कनेक्ट होते हैं एंड यूरोप और एशिया के कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। एक्चुअल में जब ये ना 1869 के अंदर ये कनाल हमें बनती हुई देखने को मिलती है, सुएज कनाल। इसकी वजह से ना अगर आपने यूरोप से एशिया कोई सामान भेजना हो, तो कहीं न कहीं जो उससे डिस्टेंस था, वो लगभग 40% कम हो गया। क्योंकि पहले तो बहुत लंबे रास्ते से घूमना जाना पड़ता था, पर अब यहाँ पे इस रास्ते से घूमते हैं हम, सुएज़ कनाल के माध्यम से हम जाने की कोशिश करते हैं। और इजिप्ट के लिए अपने आप में सुएज़ कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सर, ये तो थोड़ा सुएज़ कनाल के बारे में हमने जान लिया, ये तो हमें पता भी था काफ़ी हद तक। अब ये बताइए, ये जो बेन गुरियन कनाल की बात कर रहे हो आप, वो क्या मुद्दा है? देखो, अभी क्या हो रहा है, जैसे अभी आप देख रहे हो कि इज़राइल का कहीं न कहीं इंटरेस्ट है कि गाज़ा को वो कंट्रोल करे, ठीक है? हमास को एलिमिनेट करे। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इसका लिंकेज पता कहाँ के साथ है? इसका लिंकेज है इस कैनाल प्रोजेक्ट के साथ। सर वो कैसे? देखो, ये यहाँ पर ना आपको ये वाली, ये आपको बेन गुरियन कैनाल देखने को मिल जाएगी। ये रेड में ध्यान से देखो इधर, ठीक है? अब देखो, सुएज़ कैनाल में ना अपने आप में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। एक तो इकलौती एक ऐसी कैनाल है, प्लस एट द सेम टाइम बहुत बार यहाँ पे वेसल्स वगैरह फँस जाती हैं, तो उससे काफ़ी सारा नुकसान होता है। तो अगर मान लो हमारे पास एक अल्टरनेटिव होगा सुएज़ कैनाल का, मतलब सेम ही चीज़ है, यहाँ से आप ऐसे जा रहे थे, अब आप जाओगे इस तरह से, इधर से, यहाँ से इस तरह से, तो कहीं न कहीं एक अल्टरनेटिव हमारे पास मिल जाएगा। तो उसी को बोलते हैं बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट। तो ये आपको पहली बात तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए थी कि ये 1960 के अंदर इन्विसाज किया गया एज़ एन अल्टरनेटिव टू सुएज़ कैनाल। और जो इज़राइल के फाउंडर है ना, डेविड बेन गुरियन, उन्हीं के नाम के ऊपर यहाँ पे ये जो कैनाल का नाम रखा गया है। इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, $100 बिलियन के आसपास। कोशिश यही है कि जो इज़राइल के द्वारा कंट्रोल है ना नेगेव डेज़र्ट, उसके थ्रू कहीं न कहीं कैनाल को हम यहाँ पर कट करें, ठीक है? गल्फ ऑफ अकाबा की टिप से, जो कि ईस्टर्न आर्म आपको देखने को मिल जाती है रेड सी की। ये है आपकी गल्फ ऑफ अकाबा, ये देखो ये वाला, ये है आपकी गल्फ ऑफ अकाबा, ये वाला रीजन, राइट। अब यहाँ से जाते जाते कहीं ना कहीं हम इसको कनेक्ट करें, ये यहाँ पे फोकस है। सुएज कैनाल की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताई दी, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ से मूव करती है एंड किस तरह से ऑल्टरनेटिव हो सकती है, वो आपको पता होना चाहिए। सुएज कैनाल जैसे मैंने आपको बताया 1869 के अंदर बनाया, ओपन हुई थी, मेडिटेरियन और रेड सी को कनेक्ट करती है, आपकी यूरोप और एशिया को कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। और 22-23 के अंदर लगभग 26,000 वेसल यहाँ पे हमें यहाँ पे इसके थ्रू मूव होती हुई देखने को मिली थी। यूरोप के लिए, सॉरी इजिप्ट के लिए अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट ने लगभग $9.4 बिलियन का ना टोल रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया था, जो कि
इजिप्ट की जीडीपी का बहुत मतलब 2% है। तो आप खुद देखो, अगर इसराइल के साथ भी सिमिलर चीज़ होती है तो इसराइल की इकोनॉमी भी और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है, राइट। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, ठीक है। आपने देखा कुछ दिन पहले लखनऊ के अंदर सेमिनार हुआ जहाँ पर बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे सुमित सर हो गया बाकी फैकल्टीज़ के द्वारा उनके साथ मीटअप किया एंड बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी। सिमिलरली अब पटना के अंदर भी जो सेमिनार होगा वो होगा आपका 25 नवंबर को। तो जो भी बच्चे हैं आपके बिहार से बिलोंग करते हैं, जो आसपास के रीजन से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक के अंदर रजिस्टर करके इस पर्टिकुलर सेशन को या सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं, अपने फैकल्टीज़ के साथ मिल सकते हैं एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे इंसाइट्स भी इस एग्जाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट बीकॉन। अब देखो कई बार ना यूपीएससी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता कि प्रोजेक्ट बीकॉन न्यूज़ में था, ये किस चीज़ का लिंक्ड है। यहाँ पर आप इसकी ना इमेज देखकर समझ ही गए होंगे कहीं ना यहाँ पर सड़कों के साथ इसका लिंकेज है, बिल्कुल ठीक बात है। तो जो एक्चुअली आपके जो बीआरओ है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। ये क्या काम कर रहा है अभी, ये काम क्या कर रहा है कि जो अमरनाथ गुफा है ना, वहां तक रोड कनेक्टिविटी हमें यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कश्मीर की लिडर वैली के आगे ऊपर, राइट। आप जानते होंगे अमरनाथ गुफा के बारे में तो कि 13,000 फीट की एल्टीट्यूड भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चाहे पहलगाम के माध्यम से या सोनमर्ग के माध्यम से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो 1960s के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था बीआरओ के द्वारा, ताकि कश्मीर के कुछ मुख्य रीजन्स के अंदर ना आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप कर पाओ। दिस इज प्रोजेक्ट बीकॉन। तो दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट बीकॉन आखिर है क्या, कौन इसको रन कर रहा है और कहाँ पर रन कर रहा है। अगर ये बातें आपको क्लियर है तो काफ़ी हद तक आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे ना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जान लेते हैं। अपने आप में देखो बहुत ही जिसको ना सहाया, मतलब काफ़ी इसको प्रेस किया जाता है बीआरओ को। तो बीआरओ को फॉर्मेशन हुआ था 1960 के अंदर, ताकि आपका जो बॉर्डर एरियाज हैं, आपके जो प्रॉपर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपके नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गया, वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बीआरओ का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मैं ध्यान से समझाता हूँ। एक है आपका बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एक है आपका बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो प्रोग्राम वगैरह है वो आपका होम अफेयर्स के अंदर आता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको पता लग गए होंगे। बीआरओ का मोटो क्या है आपका, श्रमणे सर्वम सध्यम। श्रमण क्या होता है, बेसिकली आपके हार्ड वर्क की बात हो रही है कि सब कुछ अचीवेबल है हार्ड वर्क के थ्रू। तो बेसिकली इतने मुश्किल एरियाज के अंदर, मुश्किल रीजन्स के अंदर आपकी सड़कें बन रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके हार्ड वर्क को दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज MOIS, मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो क्या आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, पहले मुझे बताओ प्रीलिम बूस्टर को। आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग कर रहे होंगे। थोड़े दिन पहले ना हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी। कौन सी रिपोर्ट सर? वो रिपोर्ट आपकी आई थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक्सीडेंट्स की वजह से कितने लोगों की मृत्यु होती है, और मैंने आपको एक नंबर भी बताया था कि लगभग हर घंटे 19 लोगों की भारत में मृत्यु हो जाती है रोड एक्सीडेंट की वजह से, और एक दिन में लगभग 460 डेथ्स हो जाती है। ठीक है, अराउंड 10 दिन ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। 10 दिन पहले ही हमने ये रिपोर्ट डिस्कस की थी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट तो सर हमें पता है कि भारत में ना काफ़ी सारे लोगों की डेथ्स होती है, ठीक ना। आप कहीं ना कहीं आप नोटिस करते भी हो इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें आपको पता भी हैं। अब यहाँ पर जो MOIS है ना, मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ही है। यहाँ पर फोकस क्या होगा ना कि लेट से, जैसे आप ना आजकल गाड़ी चलाते हो, कई बार ना आपने गाड़ी में देखा होगा कि गाड़ी, जैसे आपके ना गाड़ी में आगे जो स्क्रीन होती है, मतलब जिसमें आप ना आजकल जो नई गाड़ियाँ आई हैं वहाँ पे एक स्क्रीन होती है, उसमें अंदर पता लगता रहता है यार कि आपकी गाड़ी कहीं आगे किसी और टकराने तो नहीं वाली, या पीछे कहीं और टकराने तो नहीं वाली। इस तरह के आजकल ना बहुत सारे आपके टेक्नोलॉजी यूजेज आपकी गाड़ियों के अंदर आ चुका है। अब ये जो है ना मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी उसी के अंदर थोड़ी सी और एडवांस चीज़ें बताने की कोशिश करता है, जहाँ पर हमें ना पता लगता रहता है कि यार जैसे कोई मान लो पैदल यात्री है, पेडेस्ट्रियन है, कोई साइकिलिस्ट है, कहीं ना कहीं उसके साथ तो नहीं हमारी टक्कर होने वाली। तो कहीं ना लेट से ये जो ट्रक आ रहा था और यहाँ पर आगे कोई ना कोई मतलब पैदल यात्री आ गया या कोई साइकिलिस्ट आ गया, तो उस वजह से ना यहाँ पर इसकी मृत्यु ना हो, उसके लिए पर्टिकुलर चीज़ है, ताकि ना आपकी टक्कर ना हो पाए और इस पर्सन की जान बच जाए। तो ये यही है मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि आपके कुछ कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स के अंदर इसको लगाया जा पाए, ताकि अगर मान लो कोई पास में आपका कोई पैदल यात्री आता है, कोई साइकिलिस्ट आता है, उसको यहाँ पर बताया जा पाए, और इससे आपके ड्राइवर्स वगैरह अलर्ट हो जाएंगे कि बिल्कुल भैया साथ में पास में कोई बंदा है,
इसको आप कहीं ना कहीं टक्कर मारने से आप रोक लो, ठीक है ना। तो एक वार्निंग उनको यहाँ पे इशू हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चर स्ट्रेटजी के हिसाब से। मैंने जैसा आपको बताया कि इसकी ज़रूरत क्यों है, इस पर्टिकुलर सिस्टम की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे ना हर घंटे 19 लोगों की डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि इन रोड एक्सीडेंट्स को हम कहीं ना कहीं कम करें। हमारा कोशिश है रोड सेफ्टी का कि जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं और जो डेथ्स हैं उनके रिगार्डिंग 2024 तक उनको आधा करना है। अगर ये सारी चीज़ें करनी है तो उसके लिए ज़रूरत है। रिपोर्ट के अंदर हमने डिस्कस भी किया था, हिट फ्रॉम बैक एक मेजर रीज़न था, ओवर स्पीडिंग तो सबसे बड़ा रीज़न था ही था, हिट एंड रन केसेस बाकी आप और रीज़न देख सकते हो, हेड ऑन कोलिजन हो गया। ये सारे अलग अलग कारण बनते हैं, तो इन सारे कारणों को कम करने की ही यहाँ पे कोशिश करी जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, इट इज आचार्य जेबी कृपलानी। देखो अभी प्रधानमंत्री जी ने ना इनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है इनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल में इनका जन्म हुआ था 1888 के अंदर, हैदराबाद सिंध के अंदर इनका जन्म हमें देखने को मिलता है। फिर देखो इन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया एज एन इंग्लिश एंड हिस्ट्री प्रोफेसर स्टार्ट किया इन मुजफ्फरपुर कॉलेज बिहार के अंदर। कुछ समय इन्होंने राजर्स यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया और बाद में ये गुजरात विद्यापीठ के प्रिंसिपल बन गए। एक इम्पॉर्टेंट बात इनके बारे में ये है कि गांधी जी के काफ़ी बड़े फॉलोअर थे। 1927 के अंदर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, फिर आपका चंपारण सत्याग्रह हो गया या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, सारे के सारे 1920s 30s उन सभी में भी इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट में पार्ट लिया है। अब ना यूपीएससी ने एक पीवाईक्यू भी है यहाँ पे पूछा हुआ है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना उससे पहले कौन भारत के नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। तो द आंसर इज आचार्य जेबी कृपलानी। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, थोड़ा टाइम हो गया पूछे हुए, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा हुआ था यूपीएससी ने। तो 1946 के अंदर इनको इलेक्ट किया गया, पर एक साल बाद इन्होंने कुछ डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पे रिजाइन कर दिया। इवन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर इनको इलेक्ट किया गया फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंस से। आपकी जो सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स है उसके चेयरमैन भी बने, ठीक है। उसके बाद भी इनफैक्ट ना इनके कॉन्ट्रीब्यूशन चलते रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने खुद की पार्टी बनाई, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी, जो बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ मर्ज होगी। बाद में इन्होंने इसको भी छोड़ दिया। पर ये आप नोटिस करोगे लोकसभा के अंदर मल्टीपल टाइम सिलेक्ट हुए, 52 में भी, 57, 63, 67 के अंदर भी। एंड साथ ही साथ एक ये ना ये अपने आप में भी काफ़ी पॉइंट पॉइंट है कि 1963 में पहली बार जो नो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया वो इनके द्वारा ही मूव किया गया, राइट। अभी जब आप याद करो, आई थिंक 2 महीने हुए होंगे, ठीक है, मैंने आपके साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन डिस्कस किया था। तब हमने थोड़ी उसकी हिस्ट्री भी देखी थी। तब भी मैंने आई थिंक ये पॉइंट आपके सामने रखा था कि पहली बार जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था वो 1963 के अंदर आया था। कौन लेकर आया था उसको? आपके आचार्य जेबी कृपलानी जी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के काफ़ी ये बड़े क्रिटिक थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे। और मेजर आपको ध्यान रखना है इनकी पॉइंट राइटिंग्स के बारे में। ये है इनकी कुछ इंपॉइंट राइटिंग्स, माई टाइम्स एन ऑटोबायोग्राफी, गांधी हिज लाइफ एंड थॉट एंड सम स्ट्रे थॉट्स, ये इनकी कुछ की राइटिंग्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट और भी है विद रिगार्ड्स टू मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में। तो इनका भी देखो जन्म दिवस था, तो इनके टाइम के ऊपर भी प्रधानमंत्री जी ने इनको रिमेंबर किया। तो इनके बारे में भी थोड़े कुछ पॉइंट्स जान लीजिए, क्योंकि ये भी अपने आप में ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है एंड यूपीएससी यहाँ से भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो इनका जन्म होता है आपका मक्का सऊदी अरेबिया के अंदर। सर सैयद अहमद खान से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, ठीक है। इनकी एक न्यूज़पेपर है अल हिलाल, जो कि कलकत्ता बेस्ड उर्दू न्यूज़पेपर है, उसको इसने पब्लिश किया। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट बनते हैं, 1923 के अंदर और 1940 के अंदर। खिलाफत मूवमेंट के अंदर भी इनका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। आपके जो दांडी मार्च हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, उनके अंदर भी पार्टिसिपेशन इनका देखने को मिलता है। यूनाइटेड प्रोविंस से ये भी इनफैक्ट आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इलेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर ना इनका जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये एजुकेशन मिनिस्टर इनको अपॉइंट किया जाता है। और इसी वजह से जो नेशनल एजुकेशन डे है वो 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 11 नवंबर इनका ना बर्थ एनिवर्सरी होती है, बर्थ होता है इनका। तो इस वजह से हम यहाँ से एजुकेशन डे 11 तारीख को यहाँ पे 11 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। फिर इसके अलावा आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, ये भी मैंने ना पॉइंट डिस्कस किया था आईसीसीआर के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपके साथ डिस्कशन इसके बारे में किया था। तो इन्होंने ही यहाँ पे ना एस्टेब्लिश करने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया है। बाकी भारत रत्न भी इनको अवार्ड किया गया था 1992 के अंदर, ठीक है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो, आज़ाद ऑन पाकिस्तान, तस्कीर, आपका गुबर ए खतिर, ठीक है ना, एंड ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव, ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स आपको इनकी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज आर्मेनिया एंड आईएनएसटीसी, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो दरअसल में ना अभी मुद्दा क्या है, जो आपका आर्मेनिया है ना
वो सोच रहा है कि यार जल्दी जल्दी से हम इनको कनेक्ट करें। इसके बारे में थोड़ा आर्मेनिया ने कुछ बयान दिए थे तो आईएनएसटीसी के बारे में, वो बयान हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें आईएनएसटी के बारे में, एसटीसी के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना। हमारे प्यारे भारत से आप देखो कनेक्टिविटी हमें कहीं ना कहीं करनी है, जैसे मान लो यूरोप तक हमें कनेक्टिविटी चाहिए। तो यहाँ पर हम ना पहले यहाँ पे ईरान जा सकते हैं, जो कि बंदर अब्बास, वहाँ पे पोर्ट हमें देखने को मिलता है। फिर वहां से फर्दर हमारी जो कनेक्टिविटी है वो ईरान से आगे जाते जाते आपकी रशिया तक पहुंच सकती है। ये है आपका आईएनएसटीसी। और ये अपने आप में क्या है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन। मल्टी मॉडल का मतलब क्या है, देखो यहाँ से इंडिया से अगर आपको मान लो ईरान कनेक्ट करना है तो कहीं ना कहीं आप शिप के माध्यम से जाओगे, ठीक है। फिर आगे आपको मतलब रोड के माध्यम से जाना पड़ेगा, कुछ जगह के ऊपर आपकी रेल कनेक्टिविटी भी होगी। तो इस तरह से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर माध्यम से, आईएनएसटीसी के माध्यम से। तो यहाँ पर ये लगभग 7,200 किलोमीटर्स का हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ना आपके अलग अलग कंट्रीज आ जाएंगे, आपका अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, इंडिया, ईरान। इन सभी को कहीं ना कनेक्ट करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका बन जाता है, राइट। दरअसल में एक बात ध्यान रखना, जो ये अफगानिस्तान है ना उसकी मेंबर कंट्री तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं वहां तक कार्गो पहुंचाने के अंदर उसकी हेल्प हो जाती है। मेंबर कंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी सारी आपको मेंबर कंट्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो मुंबई में शुरू होता है, मुंबई से जाता जाता बंदर अब्बास, और जैसे मैंने आपको बताया फिर फर्दर यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से आपका जो इंडियन ओशन है, ये रहा आपका इंडियन ओशन, ठीक है ना। इंडियन ओशन है वो आपका अकॉर्डिंगली आगे तक कनेक्ट हो जाता है, किसके साथ, आपका पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करते करते आपका कैस्पियन सी और बाकी और रीजन्स के साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी इसकी देखने को मिल जाती है। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो बेनिफिट इसका ये है कि अगर कोई सामान जा रहा है ना तो उसका कार्गो ट्रांसपोर्टेशन 30% चीपर हो जाएगा, टाइम कम लगेगा तो 40% फास्टर हमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो ट्रांजिट टाइम है वो 60 डेज का जो अभी करंटली लगता है वो लगभग 23 दिन का हो जाएगा। समझने की कोशिश करो यहाँ पे। अभी के लिए मान लो ना आपने कोई सामान यहाँ मुंबई से आपने भेजना है, सेंट पीटर्सबर्ग भेजना है, तो अभी आप कहाँ से जाओगे, अरे ये वाले रास्ते से। अभी स्टार्टिंग में पहला टॉपिक डिस्कस किया ना सुएज कनाल वाला, तो यहाँ पर आती है आपकी सुएज कनाल, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाला एरिया है, यहाँ से आती है आपकी सुएज कनाल। तो इस वाले एरिया से अभी आप जाते हो ऐसे घूम फिर के, तो यहाँ पर आपके 40 से 60 दिन लग जाते हैं। पर अगर मान लो ये दूसरा वाला आपने रास्ता बना लिया, ठीक है, ये वाला आपका रास्ता बन गया, ये वाला जो मैं बात कर रहा आईएनएसटीसी वाला, अगर ये रास्ता बन गया तो अपने आप ये 23 दिन हो जाएगा, कम टाइम में पहुंच जाओगे, कम कॉस्ट लगेगी। ये सारे फायदे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल है कहीं ना कहीं आपस में ना। इंडिया और रशिया का जैसे ट्रेड बढ़ गया है तो वहाँ पर भी इंडिया हेल्प हो सकती है, एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। और बाकी चीज़ों में भी आपको नोटिस कर पाओगे कि अगर मान लो कुछ एक्सपोर्ट वगैरह करना है वहाँ पर भी हेल्प हो सकती है। एक यहाँ पर ना एक मुद्दा और आता है कई बार, पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर। अब इसको समझना कि आखिर ये क्या मुद्दा है सर, पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर। देखो एक तो जैसे मैंने आपको बताया ना आईएनएसटीसी समझाया, उसी तरह से एक सिमिलर चीज़ क्या है, पर्शियन गल्फ ब्लैक सी ट्रांजिट कॉरिडोर। अब ये देखो ये इस तरह से मूव करता है। अब आप लोग सोचोगे सर ये तो आपने वही नहीं बना दिया आईएनएसटीसी। द आंसर इज नो, ये आईएनएसटीसी नहीं है, थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। अब जब मैं बात करता हूँ ना आईएनएसटीसी की, तो दरअसल में ना वहां पर एक कंट्री भी आती है आपकी, अजरबैजान, राइट। अब अजरबैजान अगर आपको आईएनएसटीसी में देखने को मिलती है, पर अजरबैजान के दरअसल में आपके टर्की हो गया, आपके पाकिस्तान हो गया, इनके साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। तो इसके इंडिया के साथ उतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं अजरबैजान के। तो हम क्या करने हैं, अजरबैजान को साइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अजरबैजान के थ्रू हमें जाना ही नहीं है, अजरबैजान को साइड कर दो। तो यहाँ पर जो जो रास्ता हुआ ना, यहाँ पर अजरबैजान नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इसका नाम क्या है, पर्शियन गल्फ ब्लैक सी ट्रांजिट कॉरिडोर। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो जो आईएनएसटीसी का द्वारा देख लो, यहाँ पर ये देखो बीच में अजरबैजान भी आपका देखने को मिलता है। तो आईएनएसटीसी में ये अजरबैजान आता है, पर आपका जो पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर है ना, यहाँ पर हम अजरबैजान को कहीं ना कहीं बाईपास कर देते हैं, और काफ़ी पैरेलल ही रन करता है ये आईएनएसटीसी के। तो ये बात भी आपको यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए। तो दोस्तों जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना सैटरडे को, कि कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं हमारी आईएनएसटीसी के अंदर, तो आप देखोगे पांचों की पांचों कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 एंड 5। तो आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर ये मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपका, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक 2 या 3 दिन पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो देखते हैं आपको कितना वो चीज़ें याद हैं। 2 क्वेश्चंस का होमवर्क मैं और दे रहा हूँ। एक आपको होमवर्क है विद रिगार्ड्स टू आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ठीक है। और दूसरा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू VVP, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम।
हमने आई थिंक सैटरडे या फ्राइडे ही डिस्कस किया था इसको, एंड आई एम श्योर आप इसको कर पाओगे। एक आधा एडिशनल पॉइंट भी है, उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे कल के सेशन के अंदर जब हम इसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। साथ में ही सैटरडे जो होमवर्क था उसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या है इसका, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लीजियम, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एथिक्स कमेटी लोकसभा की बात करें तो क्या 5 साल की होती है? अरे नहीं भैया, 5 साल नहीं, कमेटी ये आपकी 1 साल की इसकी मेंबरशिप हमें देखने को मिलती है। थैलियम की बात करें, हमने देखा था टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और कहीं ना कहीं इसको यूज़ किया जाता है मर्डर करने के लिए भी लोगों का, तो ये बात अपने आप में करेक्ट हो जाएगी। एक क्वेश्चन और है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रिगार्डिंग। देखो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँ, तो अभी क्या हुआ है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ना एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थोड़ा सुना दिया था, मतलब उसके रिगार्डिंग न्यूज़ में आया था। तो एक्चुअल में होता क्या है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ना आपके जो लिटिगेंट होता है और आपके सुप्रीम कोर्ट दोनों के बीच में ना लिंक की तरह काम करता है। बेसिकली अगर मान लो आपको सुप्रीम कोर्ट में आपको केसेस को फाइल करना हो, तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही करता है, ठीक है ना। तो आर्गूमेंट करने के लिए बाकी और लॉयर्स हो सकते हैं, पर जो फाइल करने वाली चीज़ होती है वहाँ पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही उनको यहाँ पर उसको फाइल करता है। ठीक है, ये जो सिस्टम है ना, दरअसल में ब्रिटिश प्रैक्टिस को यहाँ पे फॉलो करता है एक तरह से। तो यहाँ पर ना एक्चुअली में एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को अगर आप क्लियर करते हो तब आप जाके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकते हो। तो यहाँ पर होता है इस तरह से कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 50% चाहिए, एंड ओवरऑल आपको चाहिए टोटल 60%, ये एग्जाम होता है इनका, ठीक है। तो उस हिसाब से साथ ही साथ आपको आपको किसी और पर्टिकुलर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ एटलीस्ट 1 साल यहाँ पे काम करना पड़ता है। कम से कम आपकी 4 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए ट्रेनिंग से पहले। और साथ में ही जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है ना, उसको दिल्ली में ही ऑफिस होना चाहिए विद इन 16 किलोमीटर रेडियस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में जो भी फाइलिंग वगैरह है ना, उस प्रोसेस को कर पाए। इस वजह से 16 किलोमीटर वाला प्रोविजन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी देखो कुछ और भी पॉइंट्स है जो आपको देख पाओगे, ठीक है ना, कि आर्टिकल 145 के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स वगैरह बनाता है, तो वो पॉइंट भी आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आपका ब्रिटिश प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है कि दिल्ली में इनका ऑफिस होना चाहिए विद इन 60 किलोमीटर रेडियस, ये बात भी अपने आप में करेक्ट है। पर ध्यान से देखो, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि नॉट करेक्ट कौन से है। तो दरअसल में दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।